देशों के सामने कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि कर्ज माफी हो जानी चाहिए। यानी विश्व बैंक और आईएमएफ मजबूत नहीं हुए और दुनिया की अर्थव्यवस्था को साधने की दिशा में अगर यह दुनिया नहीं बढ़ पाई तो उसमें G20 की भूमिका कितनी बड़ी है। खास तौर से आने वाले समय में जो भी संकट इस संसार के सामने है वो उसे साधेगा कौन, वो रास्ता निकालेगा कौन। युद्ध के बादल तो मंडरा रहे हैं, ये हर कोई देख रहा है। विश्वास इस तरीके से टिक चुका है जैसे कि महाशक्तियां युद्ध करने पर आमदा हो चली है, लेकिन रास्ता निकलेगा कैसे। और शायद यही वह सवाल था जिस सवाल के इर्द गिर्द दिल्ली में हो रहे G20 की बैठक फंसी हुई थी। बीते एक साल से लगातार 200 जगहों पर बैठक होती चली गई, लेकिन कोई नतीजा सर्वसम्मति से निकलता नहीं था। एक तरफ रूस और चीन, दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश। भारत के सामने भी कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि आखिर इन दोनों परिस्थिति के बीच में वो किस तरीके से दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान करवा दे। और शायद यही वह सवाल 1 बरस पहले इंडोनेशिया के बाली में आया था, लेकिन उस दौर और इस बीच में काफी अंतर आ चुका है। उस दौर में कुछ संभावनाएं थी, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से यूक्रेन के पीछे नाटो देश पड़े हुए, अमेरिका खड़ा हुआ, जिस तरीके से चीन इस दौर में रसिया के साथ खड़ा है, और स्थिति ये आ गई है कि वन बेल्ट वन बोल्ट के जरिए बीजिंग में अगले ही महीने बैठक होने वाली है, उसमें पुतिन जाएंगे, इसका ये ऐलान कर चुके हैं। यानी दुनिया की नई विश्व व्यवस्था में अमेरिका कल कहां खड़ा होगा, रूस और चीन कहां पर होंगे, लेकिन उसके आगे का सवाल है कि भारत खुद को वहां खड़ा कर पाएगा। शायद इसी नजरिए से G20 की बैठक और दिल्ली घोषणा पत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और कूटनीतिक तौर पर जिस तरीके से बरस भर के भीतर जो नहीं हो पाया, वो बीते 24-48 घंटों के भीतर जिस तेजी से हुआ, उसने 2-3 बातों को दुनिया के सामने साफ कर दिया है। पहली बात तो यही कि युद्ध अपनी जगह पर है, लेकिन उस युद्ध के आश्रय समूची दुनिया के भीतर के विकास को और अर्थव्यवस्था को रोका नहीं जा सकता है। जो संकट समूची दुनिया के सामने, वो सिर्फ रूस और यूक्रेन इर्द गिर्द उसके घुमाया फिराया नहीं जा सकता है। और शायद इसीलिए जो 1 दर्जन पॉइंट के जरिए दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान हुआ, उसमें बहुत साफ तौर पर 3 संकेत दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इकोनॉमी का समझना और संभालना, और उसको गरीब और विकासशील देशों के साथ जोड़ने की जरूरत है। इसको भारत ने खुले तौर पर अपने दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए रखा। जो जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है, उसमें पृथ्वी बचेगी कैसे, और पृथ्वी बचेगी तो ऐसे में हरित एनर्जी का कोई मतलब समझता है या मतलब कोई नहीं समझता है। एक साथ सबका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी जानकारी क्या पश्चिमी देशों को नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मंच भारत के जरिए और दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए निकल करके आया, अगर उसके एक एक पॉइंट को आज परखना शुरू कीजिएगा तो 3 बातें जो हम आपको बता रहे हैं, उसमें इकोनॉमी है, सामूहिक विकास है, और पृथ्वी को बचाने की परिस्थितियों में युद्ध के दायरे ने खड़े देशों को यह संदेश देना है कि कोई एक कानून तो होना ही चाहिए, अन्यथा चीजें टिकेंगे नहीं। और शायद इसीलिए यूक्रेन शब्द से पर्चे नहीं किए गए, उस शब्द को छुपाया नहीं गया। यूक्रेन शब्द भी आया, टेररिज्म भी आया, और टेररिज्म के आश्रय कहीं ना कहीं युद्ध के संकेत देने की दिशा में रसिया को भी कोई ना कोई संदेश जरूर गया है। तो क्या वाकई दिल्ली घोषणा पत्र में दुनिया को कोई एक ऐसा राह दिखा दिया जिसमें युद्ध के वक्त भी लकीरें खींची जा सकती है, और ऐसी लकीरें जो दुनिया को रास्ता दिखाए। हमें लगता है एक एक पॉइंट को आज समझने की जरूरत है, क्योंकि आज पहला पॉइंट ही बहुत साफ तौर पे कहता है कि सभी देशों को यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड के नियम के मुताबिक काम करना चाहिए। यह सवाल एक तरफ यूक्रेन चार्टर्ड का जिक्र करता है, दूसरा अगला सवाल को कोई ये भी कह सकता है कि यूनाइटेड नेशन में जब रसिया ने हमला किया यूक्रेन पर, उस पर भारत ने बीच का रास्ता, तो उसमें अब्सेंट होने की परिस्थितियों के साथ वो क्यों खड़ा हुआ, यह सवाल किया जा सकता है।
अगला सवाल यह होगा कि क्या उसको याद रखा जाए या आगे बढ़ा जाए। और G20 आगे बढ़ने की दिशा में इसलिए भी था क्योंकि अमेरिका की निगाहों में IMF और वर्ल्ड बैंक और इस दौर में क्रिप्टो करेंसी को जो कई देश प्रतिबंध लगाना चाहते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से पटरी पर कैसे लाया जा सकता है, यह भी अमेरिका के जहन में था। तो पहली बार खुले तौर पर यह बात होती है कि अमेरिका के रास्ते पे G20 का दिल्ली घोषणा पत्र पहले कदम को उठा लिया। दूसरी बात थी कि सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे और भारत के पहल वन फ्यूचर अलायंस बनाया गया। और यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास अगर चुन लिया तो इसका बहुत लाभ थर्ड वर्ल्ड को होगा, जिसको साउथ के दृष्टि से देखा जाता है इस दौर में। और खास तौर से G20 में जब अफ्रीकन कंट्रीज को शामिल किया गया तो उसको एक संदेश और था उसका कि इस देश में G20 के भीतर भारत सबसे निचली पायदान पर प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से खड़ा हुआ है। और उसके बाद अब बहुत सारे कंट्री के समूह जब शामिल होगा तो उसके कई देश भारत के नीचे होंगे। यानी कहीं ना कहीं एक पूरा गोल G20 के जरिए नई दिशा में दुनिया को संदेश देते हुए खड़ा हो गया। तीसरी बात थी कि बायोफ्यूल से अलायंस बनाया जाए और इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। यह बायोफ्यूल अलायंस के कहीं ना कहीं एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य को भी जोड़ा गया और साथ ही ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर भी काम करना चाहिए, इसे भी जोड़ दिया गया। लेकिन यह हर किसी को पता है कि भारत में कटते हुए पेड़, ब्राजील में कटते हुए पेड़, अमेरिका के भीतर से निकलता हुआ कार्बन और खास तौर से डेवलप स्टेट जो दुनिया में जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को फैला रहे हैं, उसमें भी यह संदेश दिया। क्या यह सब कुछ ऐलान करने भर के लिए? यह एक संदेश है कि कम से कम समझिए, पृथ्वी को बचाना है तो यह संदेश तो जाना चाहिए। दूसरा कदम बहुत साफ कहता है कि भारत ने उस रास्ते को पकड़ा है जहां पर हर देश के सामने जो मुश्किल हालात हैं, उस हालात को समझने के लिए हर कोई साथ तो खड़ा हो चला है। निजी तौर पर जो भी टकराव हो उसको दरकिनार कीजिए। दो बातों को समझ लीजिए कि हर देश के सामने इस दौर में जो जलवायु परिवर्तन की दिशा और इकोनॉमी का संकट, उसमें बढ़ती गरीबी, महंगाई और तमाम परिस्थितियों उसको साधने के लिए अपने अपने दायरे में एक एक कदम उठाना होगा। सहमति बन गई। उसके बाद है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाए, उन्हें बेहतर, बड़ा और ज्यादा कारगर बनाया जाए। वर्ल्ड बैंक में और पैसा दिया जाना, इसको लेकर के अमेरिकी कांग्रेस ने पास भी कर दिया, $25 मिलियन। सवाल यह था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छोटे देश, गरीब देश, विकासशील देश, यह जो कर्ज में डूबे हुए हैं, इनको राहत कौन दिलाएगा? क्या इसका जिक्र करने की दिशा में कुछ लिखा जा सकता था? लेकिन यहां सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि भारत ने यहां पर भी दिल्ली घोषणा पत्र के भीतर एक छोटी सी लकीर को हटाया, एक बड़ी लकीर जोड़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि मल्टी डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी और इसके दायरे में IMF और वर्ल्ड बैंक आते हैं। लेकिन दूसरा सच ये है कि दुनिया के भीतर जितने भी कर्ज में डूबे हुए देश हैं, उसका 2/3 तकरीबन $41 बिलियन, यह जो है चीन के जरिए कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी चीन की जो वन रोड वन वोट की नीति है, जिसके जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान किस हालात में, श्रीलंका किस हालात में, यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो टकराव कहीं पर ना आए, तो कर्ज से मुक्ति राहत अवस्था में कैसे वर्ल्ड बैंक और IMF दे देगी, इस पर खामोशी। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मजबूत ये होना चाहिए। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता पर जोर दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ को लेकर इस दौर में एक होड़ मची हुई है कि ग्लोबल साउथ को लीड कौन करेगा, चीन करेगा या भारत करेगा? भारत अपने तौर पर तैयार है। एक लिहाज से सोचिए कि ग्लोबल साउथ ही थर्ड वर्ल्ड की कंट्री कही जाती है, जिसमें अमेरिका भी आता है। क्या उसको लीड करने की स्थिति में भारत ने इस प्रस्ताव को पास कर दुनिया में संकेत दे दिया कि दरअसल ग्लोबल साउथ में वही सबसे बड़ी ताकत के तौर पर है? लेकिन इसके बाद का सवाल उसके आगे जाता है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जिक्र हुआ कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाए।
रिजर्व बैंक ने बहुत साफ भारत सरकार को कहा था कि क्रिप्टो करेंसी की इजाजत मत दीजिए, और क्रिप्टो करेंसी अगर धीरे धीरे भारत के भीतर पैर जमाने लगेगी तो अपनी ही करेंसी पर से हमारा अपना प्रभाव खत्म होगा, और क्रिप्टो करेंसी जिसको दुनिया के ताकतवर लोग चलाने लगेंगे और किसी भी देश को किसी भी दिशा में हाँक पाएंगे। और भारत उस क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्हीं डेवलप स्टेट के साथ खड़ा हुआ जहां पर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने का विचार हुआ और इस पर सहमति की मुहर लग गई। सभी की सहमति थी। उसके बाद था कि जो कर्ज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कर्ज को लेकर के बेहतर व्यवस्था बनाने के मद्देनजर भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनवाने की बात पर जोर दिया। रास्ता नहीं निकला, जोर दिया, क्योंकि इस दौर में सभी देश जो गरीब और विकासशील देश है वो कर्ज में डूबे हुए हैं। भारत के भी ऊपर जबरदस्त कर्ज है, और खास तौर पे मोदी एरा में तो ये कर्ज जिस रफ्तार से बढ़ा है, इस रफ्तार से आजादी के बाद कभी नहीं बढ़ा था। जय